हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ओके, इससे पहले हम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये दो टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब उसी के ऊपर बेस्ड एक हमारे पास आता है कंडक्टेंस एंड देन कंडक्टिविटी। तो देखिए, जो कंडक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज को जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब कंडक्टेंस उसका उल्टा हो जाएगा। इट इज़ द मेजर द ईज विद द चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, कि कितनी आसानी से चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर पा रहा है। और इसको मैथमेटिकली ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट किया जाता है एंड इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो यूनिट्स होंगे, रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1/ओम हो जाएगा। तो इसके यूनिट हो जाएंगे पर ओम, या तो आप इसको महो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर भी इसकी यूनिट है, जो वो है सीमेंस। ओके, तो कंडक्टेंस के 3 यूनिट्स हैं। ऐसा यूनिट 3 है, पर ओम भी बोल सकते हैं आप, मोहो भी लिख सकते हैं, एंड सीमेन एस से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो ये तो होगी कंडक्टेंस, जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अब आती है हमारे पास कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी तो रेजिस्टेंस के साथ मैंने पढ़ा था रेजिस्टिविटी। ओके, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर रेजिस्टेंस है, रो क्या था? रेजिस्टिविटी। ये नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता था। ओके, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। ओके, तो कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी लिखा होना चाहिए था। ओके, तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ओके, तो हमें पता था कि रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते थे? ओम मीटर। ओम मीटर रेजिस्टिविटी के यूनिट होते थे। तो ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो इसके यूनिट हो जाएंगे पर ओम पर मीटर। ओके, या तो आप लिख सकते हो महो पर मीटर, या तो लिख सकते हैं सीमन पर मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये डायमेंशनल फार्मूला है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द मेटल्स इज मैक्सिमम वाइल इंसुलेटर इज मिनिमम। ठीक है, मेटल्स के पास मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है और इंसुलेटर के पास क्या होती है? मिनिमम होती है। तो आगे देखते हैं हम फैक्टर्स इफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो रजिस्टिविटी के लिए हमारे पास फार्मूला था ये, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वेयर टो। ठीक है, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टो, ये क्या होता था? दिस वाज द रजिस्टिविटी। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रो। ओके, और इसका रेसिप्रोकल हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास कंडक्टिविटी के लिए फार्मूला। तो यहीं से हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कंडक्टिविटी जो है वो एन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन क्या होता है? एन होता है कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एन होगा उतनी ज़्यादा ही क्या होगा? जितना ज़्यादा एन होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। ओके, तो सबसे पहली बात, एन के साथ क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, तो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी। अब सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। व्हेन द
टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ओके, तो जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम या किसी आयन के साथ टकराएगा। ठीक है, मान लीजिए इसके साथ ये टकराया, कोलिजन हुआ। ठीक है, पहला कोलिजन इसके साथ हुआ, फिर यहाँ से ये दूसरे के साथ टकराया, यही इलेक्ट्रॉन जाके। तो ये जो टू सक्सेसिव कोलिजन होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन होने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के पास एक आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, मतलब इनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अब ये जल्दी जल्दी टकराएंगे तो बहुत सारे कोलिजन होंगे, तो जो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। टेम्परेचर के कारण ये जल्दी जल्दी भागने लगे, तो जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्मा जो है वो रिलैक्सेशन टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो आपका सिग्मा भी कम हो जाएगा, बिकॉज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो सिग्मा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, मेटल्स में। तो अगर हम ग्राफ देखें तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, बोलने का मतलब सिग्मा टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर में तो सिग्मा कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपका हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। ओके, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज़ करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी, एक तो हमने पढ़ा है करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से जे से डिनोट किया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing per unit area of the conductor around that point, provided the area is held in the direction normal to the current. ओके, चलिए अब इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कोई हमारे पास कंडक्टर है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर होता है उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ये कंडक्टर का, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, चलो मैं, जैसे सिलेंड्रिकल वायर है, दिस इज़ द सिलेंड्रिकल वायर। ओके, तो ये इसका सर्कुलर के, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सर्कुलर। ओके, जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो आई करंट है वो इस तरह से, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, तो जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, कोई भी क्रॉस सेक्शन होता है उसका क्या होता है, एक एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर हमेशा उससे परपेंडिकुलर होता है। ओके, मान लीजिए मेरे पास इस तरह का कोई कंडक्टर है, ऐसे रख दिया मैंने कंडक्टर को, वर्टिकली रख दिया, तो ये जो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, इस तरह से बनेगा ना, परपेंडिकुलर। तो अब इसका एरिया वेक्टर जो है, ठीक है, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो कोई भी क्रॉस सेक्शन होता है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है,
हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल बोलने मतलब परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी किसको माना जाएगा? ठीक है, करंट डेंसिटी में मान लीजिए ये कोई कंडक्टर था हमारे पास। ओके, तो ऐसे करंट हमारा फ्लो कर रहा है, आई करंट इस तरह से कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग आपका कंडक्टर ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी में क्या कहा गया है कि जैसे आपको यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह से क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो एरिया वेक्टर क्या है, इससे परपेंडिकुलर है। तो ये जो एरिया वेक्टर के अलोंग जो करंट फ्लो करेगा वो करंट डेंसिटी में उसको काउंट किया जाएगा। ओके, वो ही करंट डेंसिटी में आपका माना जाएगा जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग फ्लो कर रहा होगा। ओके, तो मैथमेटिकली जो करंट डेंसिटी है उसको क्या किया गया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया मैथमेटिकली। ठीक है, जो करंट डेंसिटी क्या है, आई अपॉन ए, जितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आई अपॉन एरिया, ये करंट डेंसिटी को हमने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। बट यहाँ पे चलो मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, करंट तो इस तरह से आई इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर भी ऐसे ही होगा ना। इस ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका करंट की डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, करंट की डायरेक्शन में ही है। अब मान लीजिए जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऐसे इस तरह से क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। एक मिनट, इस तरह से क्या हो गया, अब इंक्लाइंड हो गया। ठीक है, अब जो एरिया है वो इस तरह से इंक्लाइंड हो चुका है ऐसे। तो अब जो परपेंडिकुलर होगा इसका वो इस तरह से होगा, इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ऐसे बनेगा। ओके, एरिया वेक्टर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से आपका कंडक्टर था, ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, करंट आपका अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस आई। तो अब ये जो करंट है और ये जो आपका ए है, ठीक है, इसके बीच में क्या एक थीटा एंगल है। ओके, तो एरिया वेक्टर आपका इस तरह से है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही क्या, देखो इस तरह से आपका इंक्लाइंड है। ठीक है, एक एंगल पे है, देखो ऐसे। ओके, तो ये जो करंट आई है, दिस इज द करंट आई विच वॉज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, और ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, इसके बीच में एंगल है। अब करंट आपका एरिया वेक्टर के अलोंग फ्लो नहीं कर रहा है, करंट इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एरिया वेक्टर आपका इस तरह से है। ओके, तो हमने एरिया वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो कि करंट की डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, अगर ये थीटा एंगल है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ओके, तो ए कॉस थीटा एरिया का वो कंपोनेंट है जो कि करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट इस तरह से आपका फ्लो कर रहा था। ओके, तो यही बात है हम यहाँ को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, जो कंडक्टर था वो इस तरह से, यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन ऐसी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। ठीक है, जो इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा अब। ओके, तो पहले क्या था, पहले अगर ऐसे होता, अगर ऐसे बिल्कुल ऐसे होता तो एरिया वेक्टर ऐसे आता। ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर होता, और करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। ठीक है, तो हम सीधा क्या लिख सकते कि आई अपॉन जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। बट अब क्या हुआ, अब ये हो चुका है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बनेगा इस तरह से। ठीक है, बट करंट इस तरह से जा रहा है। ओके, तो हमें ये जो एरिया वेक्टर है इसका इधर क्या आएगा, ए कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। ओके, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। तो इसी तरह से हमने सिर्फ, तो ए एन क्या है, ए एन वो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा। ठीक है, ए एन क्या है, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि जो
आई है दैट वुड बी, अगर हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। ओके, तो जे ए कॉस थीटा करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। ओके, तो आपको करंट डेंसिटी का पता चल गया होगा कि करंट डेंसिटी होती क्या है। तो करंट किसी कंडक्टर में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ओके, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, पर ये जो कंडक्टर है ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो ये जो एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो वो इस तरह से आएगा। अब जो करंट एरिया वेक्टर के अलॉन्ग फ्लो करता है उसे कोई हम करंट डेंसिटी बोलेंगे। बट अगर एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, यहाँ पे जब हमारे पास कंडक्टर ही कुछ इस तरह से बना कि अब एरिया क्या, हम इसको एरिया मान रहे हैं कुछ इंक्लाइंड पे, तो अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। ओके, करंट करंट तो तभी अब भी आपका ऐसे ही आएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लो करेगा। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें एरिया वेक्टर का वही कंपोनेंट लेना है जो कि करंट की डायरेक्शन में है। ओके, तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए आपका करंट के अलॉन्ग थोड़ी है। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, लिखा भी है यहाँ पर। देन द कंपोनेंट ऑफ द एरिया इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके, इज ए एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो ये जो आपकी करंट डेंसिटी है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और करंट क्या है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी अगर टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसकी जो डायरेक्शन, जिस साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वो ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ओके, तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए था, तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर इसके क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बहुत आसान है। आपको पता है कि जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, तो ये इसके बीच में रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी के बीच में। अब यहाँ पे हम देखते हैं करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमारे पास एक रिलेशन आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, थोड़ा इसको समझते हैं क्या है। तो तीन टर्म्स हमारे पास, सबसे पहले है करंट डेंसिटी, फिर उसके बाद सिग्मा क्या होता था, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता था, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ओके, एंड थर्ड था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टिविटी, सॉरी, ये क्या है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, और रिलेशन क्या हमारे पास फाइनली क्या आता है कि जो करंट डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो देखिए किस तरह से हम इसको ड्राइव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज़ अ कंडक्टर। कंडक्टर को हमने एक बैटरी के साथ, इसके दोनों एंड एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए हैं, और कनेक्ट बैटरी जो है वो वी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर रही है। ओके, तो यहाँ से बैटरी से करंट आपका आई फ्लो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, आई करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
ठीक है। तो बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी कंडक्टर के अक्रॉस। ओके, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अक्रॉस जो जनरेट हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू वी अपॉन एल, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू ई इंटू एल। ओके, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होती है। तो I इज इक्वल टू जे इंटू ए हम लिख सकते हैं। लेट रो बी द रजिस्टिविटी एंड सिग्मा बी द कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए R इज इक्वल टू रजिस्टेंस किसके बराबर होती है, रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये जो रो है इसको हम 1 अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो ये जो रो है इसको यहाँ पे देखिए 1 अपॉन सिग्मा लिख दिया है। ओके, यहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज हम पुट कर देनी है जो यहाँ पे है। V इज इक्वल टू ई इंटू एल हमने यहाँ पर पुट कर दिया। V इज इक्वल टू ई इंटू एल हमने पुट कर दिया। देखो हमने 3 इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखी थी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, V इज इक्वल टू ई इंटू एल। सेकेंड है हमारे पास I इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाई ए। द थर्ड वन इज दिस वन, R इज इक्वल टू एल सिग्मा ए। तो हमने V को E इंटू एल लिख दिया। ओके, I जो है उसको J इंटू ए लिख दिया इधर। ठीक है, इस I को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और R की वैल्यू हमने ये पुट कर दी यहाँ पर। ओके, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है J इंटू ए इंटू एल डिवाइड बाई सिग्मा ए। तो सिग्मा से सॉरी ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ आ जाता है जे एल अपॉन सिग्मा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस एल से ये एल भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि J इज इक्वल टू सिग्मा E। ओके, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ओके, तो ओम्स लॉ क्या बोलता था, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्यों बोला जा रहा है इसको, तो यहाँ पे देखिए जो V है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I और R। ठीक है, तो जो V इज इक्वल टू आई आर होता है तो उसी की तरह है ये भी। यहाँ पे I जो है और R जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता, सॉरी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हम बोल सकते हैं कि आपका जो J है वो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका ओम्स लॉ की तरह आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर की तरह। ठीक है, तो J इज इक्वल टू, J क्या है आपका करंट डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी सॉरी करंट डेंसिटी होगी। ओके, तो आगे हम देखते हैं इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑन स्ट्रेचिंग। ओके, हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो जो रेजिस्टेंस होती है
वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगी और लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, अगर मैं इसको दो हाफ में इसको डिवाइड कर देता हूँ, उसके दो टुकड़े कर देता हूँ, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हो गई है। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज करेंगे तब भी क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ओके, तो किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? तो आपको दो सिचुएशंस यहाँ पे दी होती हैं। ठीक है, पहले आपको बोला गया होगा कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ L है। ठीक है, फिर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनिशियली क्या बोला जाएगा कि एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर जिसकी लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, ये कोई वायर है, दिस इज़ अ वायर। ओके, अब इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, फोर्स लगाई, इसको इस तरह से खींचा और इस तरह से खींचा, तो क्या हुआ, इसकी लेंथ ट्वाइस हो गई। ठीक है, लेंथ क्या हो गई इसकी, ट्वाइस हो गई। ओके, तो अब ये क्या होगी, इस तरह से स्ट्रेच होगी आपकी ये वायर। ठीक है, सर दोबारा से बनाता हूँ, ये कोई वायर थी, ठीक है, जिसकी लेंथ है L एंड एरिया A है। ओके, अब इसको स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच करने से ये वायर लंबी हो गई, इसकी लेंथ हो गई 2L, ट्वाइस होगी इसकी लेंथ। तो ये वायर कुछ इस तरह से बन जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो बोला कि अब इसकी, और मान लीजिए इसकी पहले जब ये था तो रेजिस्टेंस इसकी R थी। ओके, अब बोला कि अगर इसको ट्वाइस स्ट्रेच कर दिया जाता है, इसकी लेंथ ट्वाइस कर दी जाती है, तो बताइए इसकी अब नई रेजिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, तो ये जब ये नहीं हो जाएगी तो इसकी जो, ये तो शुरू में है रेजिस्टेंस इस वायर, ऊपर वाली वायर की है, इस वायर की, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो ये जो नई वाली वायर है, नई वाली मतलब इसी वायर को जब स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी कर दी, अब 2L कर दी। ठीक है, पहले L थी, ठीक है, अब 2L कर दी है, इसमें 2L कर दी, तो क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, L की वैल्यू 2L पुट कर देंगे, तो क्या हम क्या बोलेंगे, ट्वाइस होगा रेजिस्टेंस? नहीं, देखिए जब हमने इसकी रेजिस्टेंस, सॉरी, जब हमने इसकी लेंथ ट्वाइस कर दी तो इसका एरिया भी तो कम हो गया है। आप खुद सोचिए, जब मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहा था, खींच रहा था, इसकी लेंथ तो बढ़ी बट इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ओके, एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, बट सेम क्या चीज़ रही है, वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम शुरू में इस वायर का था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी रहा है। ठीक है, तो क्या चीज़ हमें सीखने को मिली यहाँ पे, कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज होता है पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपने, ये आपके पास कोई सिलेंड्रिकल, आपके पास कोई टैंक है, इसमें अगर आपने पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, तो कुछ वॉल्यूम आपने भरा है, अगर आप इस टैंक को ऐसे स्ट्रेच भी कर देंगे तो पानी सारा का सारा इसके अंदर ही रहेगा ना। ठीक है, तो पानी ऐसे अब अक्रॉस द लेंथ आपका स्प्रेड हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी। अगर लेंथ 2L हो चुकी है, L से 2L हो चुकी है, तो एरिया भी चेंज हुआ है, तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो जितना, अगर शुरू में वॉल्यूम V था तो बाद में वॉल्यूम क्या होगा, V ही रहेगा। तो तो शुरू में एरिया A था, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये है शुरू का वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, बाद में 2L हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए एरिया कितना हो गया, A डैश, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, शुरू में वॉल्यूम क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, ये है वॉल्यूम शुरू में, बाद में जब इसको स्ट्रेच किया तो लेंथ हो गई 2L। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसको मैं A डैश लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता एरिया कितना हो चुका है, वही मैंने फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस तरह से लिख कर। ठीक है, कि वॉल्यूम क्या है, इक्वल रहेगा, तो L से L कैंसिल हो गया। ठीक है, तो A डैश कितना हो गया, A/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। ठीक है, A डैश इज इक्वल टू A/2।
2। ओके, तो ये थी हमारे पास कंडीशन जब हमारे पास वायर थी, इस वायर की लेंथ थी L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A और रेजिस्टेंस थी R। जब हमने इसको ट्वाइस लेंथ कर दी, 2L कर दी, तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो चुका है वो शुरू से हाफ हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था तो इसका A/2 हो चुका है अब। ओके, तो अब हमें यही पता करना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो चुकी है अब। ओके, ये जो शुरू में था वायर, यहाँ पर जब इसको स्ट्रेच नहीं किया था तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आनी थी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, R=ρL/A, ये थी। ओके, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंथ हो चुकी है 2L, एरिया हो चुका है A/2। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो R'=रो, रो सेम रहता है, ठीक है, रो चेंज नहीं होगा। लेंथ कितनी हो चुकी है 2L, एरिया कितना हो चुका है A/2। ओके, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा R'=रो, 2 × 2 हो जाएंगे 4L/A। ओके, 2 पर आ गया ना, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो हम क्या देख रहे हैं इधर कि R'=4 × ρL/A। तो ये क्या है, ये R के बराबर है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि R'=4 टाइम्स ऑफ R। ओके, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। जब हमने इसको खींचा था तो लेंथ तो डबल हो गई थी बट एरिया भी तो कम हो गया था। एरिया आपका A'/A/2 के बराबर हमने निकाला। ओके, तो ये सारी नया लेंथ और नया एरिया जब हमने पुट किया था, ठीक है, तो हमारे पास अब 4 टाइम्स आ गया। ठीक है, 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी रेजिस्टेंस अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया, उसको स्ट्रेच करके, खींच के। ओके, तो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ में ना आया हो तो इस लेक्चर को आप दोबारा देखिए। थैंक यू।